हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। इस तरह है कि मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 9वें लेक्चर का बेसिक लेक्चर स्टार्ट करने लगा हूँ, जिसमें हमने कुछ हाइड्रोकार्बन्स के नाम और केमिकल फार्मूला देखने हैं, और इसके अलावा हमने अल्काइल रेडिकल्स के बारे में देखना है कि अल्काइल रेडिकल्स क्या होते हैं। फिर हमने कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की वैलेंसीज को देखना है। फिर इन दी एंड हमने जो है वो मेथड्स देखने हैं जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कोई ना कोई नाम दे पाते हैं। तो देखें, हम सबको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। इस पेज में हमें क्या काम करना है, अल्केन सीरीज़ के 10 मेंबर के हमने नाम याद करने हैं विद देयर केमिकल फार्मूला। जैसा कि देखें, मीथेन का फार्मूला CH4 है, इथेन का फार्मूला C2H6 है, प्रोपेन का फार्मूला C3H8 है, ब्यूटेन का फार्मूला C4H10 है, पेंटेन का फार्मूला C5H12 है, हेक्सेन का फार्मूला C6H14 है, हेप्टेन का फार्मूला C7H16 है, ऑक्टेन का फार्मूला C8H18 है, नोनेन का फार्मूला C9H20 है, और डिकेन का फार्मूला C10H22 है। तो हमें तो सबसे पहले ये नाम याद करने पड़ेंगे, जो कि कहते हैं 10 नाम हैं: मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डिकेन। ठीक है। साथ ही हमने इनके केमिकल फार्मूला भी तैयार करने हैं। इसमें आपको एक चीज़ साफ नज़र आ रही होगी, कार्बन एक एक बढ़ रहा है। कार्बन एक के बाद 2 हो रहे हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, ठीक है, 6 के बाद 7। तो आपको इस तरह नज़र आ रहा है कि कार्बन बढ़ते जा रहे हैं। इस तरह हाइड्रोजन में 2 2 का इजाफा हो रहा है, 4 के बाद 6 हो रहे हैं, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। तो इस पेज का मकसद आपको समझ आ गया होगा कि हमने नाम और केमिकल फार्मूलाज याद करने हैं किसके, अल्केन के 10 मेंबर्स के। ठीक है। अब हम आते हैं अल्काइल रेडिकल्स की तरफ। अल्काइल रेडिकल्स कैसे बनते हैं? अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं अगर हम अल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल दें। अल्केन में से हाइड्रोजन को निकाल देंगे, अल्काइल बन जाएगा। साथ ही आपने एक काम और करना है कि अल्केन के नाम में से एन को ख़त्म करके वायल कर देना है, वायल लिख देना है। ठीक है। अब आपको ये बात शायद ना समझ आ रही होगी, तो हम इसको एक एग्जांपल समझते हैं। देखें, CH4 में से जब एक हाइड्रोजन निकाल देंगे वो बन जाएगा CH3। CH4 का नाम तो हमें पता है मीथेन है, लेकिन CH3 का नाम क्या है? उसके लिए हम क्या काम करेंगे, एन को ख़त्म कर देंगे, वायल लगा देंगे, ये बन जाएगा मिथाइल। ठीक है। तो एक हाइड्रोजन को निकाल देने से मिथाइन मिथाइल बन गया। इसी तरीके से देखें, C2H6 में से मैंने एक हाइड्रोजन को निकाल दिया, ये बन गया C2H5। C2H6 का नाम सब जानते हैं, क्या नाम होता है? इथेन होता है। C2H6 का नाम क्या होता है? इथेन होता है। ठीक है। लेकिन C2H5 का नाम क्या होगा? उसके लिए हम क्या काम करेंगे, एन को ख़त्म कर देंगे, वायल लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा? इथाइल बन जाएगा। क्लियर? तो हाइड्रोजन को निकालने से क्या हुआ, एन आयल बन गया। ठीक है। तो इस तरीके से प्रोपेन प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन ब्यूटाइल बन जाएगा। आप एक एक हाइड्रोजन को निकालते जाओगे और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, नाम हमारे पास बनते रहेंगे। फिर हमें इसका जनरल फार्मूला भी याद होना चाहिए। अल्काइल रेडिकल्स का जनरल फार्मूला क्या होता है? CnH2n+1। इसमें n कार्बन की तादाद को ज़ाहिर करता है। n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो देखें, यहाँ मैंने C1 नहीं लिखा, सिंपल C लिख दिया, चूँकि कार्बन 1 है तो 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 आया, 2 में 1 ऐड कर दिया, 3 आ गया। तो ये क्या बन गया? मिथाइल। इस तरह आप n की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो C2 हो गया। n को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया? 2 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4, 4 में एक ऐड किया 5, ये बन गया C2H5। ये क्या बन गया? इथाइल बन गया। इसी तरीके से हम n की वैल्यू 3 पुट करेंगे ऊपर वाले फार्मूले में, तो क्या बन जाएगा? C3। और n को की जगह जब हम 3 पुट करेंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 6 आया, 6 में एक ऐड कर दिया 7, ये क्या बन गया? C3H7। इसे हम कहेंगे प्रोपाइल।
तो इस पेज को पढ़ने का मकसद क्या हुआ कि अल्काइल रेडिकल कैसे बनते हैं। अल्काइल रेडिकल्स बनते हैं, अल्केन में से हाइड्रोजन निकाल दो, ठीक है, और इसके अलावा क्या काम करो, एन ख़त्म करके वायल को इंक्लूड कर दो, तो मीथेन मिथाइल बन जाएगा, इथेन इथाइल बन जाएगा, प्रोपेन प्रोपाइल बन जाएगा, ब्यूटेन ब्यूटाइल बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम आते हैं लेक्चर के तीसरे पार्ट की तरफ, जिसमें हमने कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की वैलेंसीज को समझने की हमने क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है। जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होगा 1। ऑक्सीजन के पास का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8। अब इसको शेल में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। देखें, के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है। के शेल में जब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं तो मैं क्या काम करूँगा, पहले शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए। कार्बन का अगर हम देखें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है ना, इसके बाद 6 इलेक्ट्रॉन है, तो के शेल में मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिए, और एल शेल में जो कि अगला शेल है उसमें मैंने 4 इलेक्ट्रॉन रख दिए। तो के शेल में आगे 2 और एल शेल में आगे 4, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से अब हाइड्रोजन को देखो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो इसके एक के शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। फिर हम आते हैं, हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। के शेल में 2 रख दिए और एल शेल में हमने जाकर 6 इलेक्ट्रॉन रख दिए, ठीक है। हमने देखना है आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन। आखिरी शेल में कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब इसकी वैलेंसी 4 है, इसके पास 4 बॉन्ड है, 4 कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे। फिर हम आते हैं किसके पास, हाइड्रोजन की तरफ। हाइड्रोजन के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास चूँकि आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसकी वैलेंसी 1 होगी, ठीक है, और इसके पास बॉन्ड भी 1 होगा। फिर हमारे पास आते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में जब आप देखोगे तो इसके आखिरी शेल में है 6 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी 6 होनी चाहिए, इसके बाद बॉन्ड भी 6 होने चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं है, इसकी वैलेंसी 2 है। ऑक्सीजन क्या है, एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कबूल करता है, एक्सेप्ट करता है। चूँकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल होने के लिए अपने 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेगा, अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने की कोशिश करेगा। तो 6 पहले से मौजूद हैं, 2 इलेक्ट्रॉन अगर ये कबूल करने की कोशिश करेगा तो इसका ऑक्टेट मुकम्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2 होगी। तो हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी को 6 नहीं कहना, हमने ऑक्सीजन की वैलेंसी कितना कहना है, 2 कहना है, ठीक है। इसका मतलब ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड होते हैं। अब हम देखते हैं, एक कार्बन की चेन को लेते हैं और उसमें देखते हैं कि हम कैसे जो है कार्बन के बॉन्ड्स को पूरा कर सकते हैं। देखें, आपने ब्लू कलर की तरफ ज़्यादा गौर करना है। मैंने ब्लू कलर में कार्बन्स और मुख्तलिफ बॉन्ड्स को शो किया हुआ है, ठीक है। कार्बन, अगर आप इस कार्बन की तरफ देखोगे तो इस कार्बन के गिर्द आपको सिर्फ एक ही बॉन्ड नज़र आ रहा है। आपने ऊपर नीचे लेफ़्ट राइट सब जगह देखना है, तो आपको एक बॉन्ड नज़र आ रहा है, तो इसका मतलब कार्बन के पास तो 4 बॉन्ड होने चाहिए, यहाँ तो 1 बॉन्ड है। 1 बॉन्ड होने की वजह से इसका मतलब इसके पास 3 बॉन्ड की कमी है, जिसको आप हाइड्रोजन की सूरत में या बॉन्ड्स की सूरत में पूरा कर सकते हो, ठीक है। चूँकि 1 बॉन्ड था, 3 बॉन्ड की कमी थी, तो और मैंने क्या काम किया, 3 हाइड्रोजन लगा दिए। इस तरह आप इस ब्लू कार्बन की तरफ देखें, इसके गिर्द भी 2 ब्लू बॉन्ड्स हैं, कोवलेंट बॉन्ड है। इसका मतलब 2 बॉन्ड हैं, 4 होने चाहिए थे, तो 2 की कमी हुई। तो 2 की कमी को आप कैसे पूरा कर दोगे, हाइड्रोजन की सूरत में पूरा कर दोगे, जो कि मैंने आपको रेड पेन के साथ शो करके दिखाया हुआ है। फिर हम आते हैं इस कार्बन के, इस कार्बन के कितने बॉन्ड हैं, 1 बॉन्ड है, ठीक है। जब इस कार्बन के 1 बॉन्ड आपको नज़र आ रहा है तो इसका मतलब 3 बॉन्ड की कमी हुई, तो उस 3 बॉन्ड की कमी को आप 3 हाइड्रोजन की सूरत में पूरा कर सकते हो। फिर हम आते हैं इस कार्बन के, इस कार्बन में देखें कितने बॉन्ड हैं, इनके गिर्द कितने बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, आपको 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब 2 बॉन्ड्स की कमी है, 4 बॉन्ड होने चाहिए, 2 बॉन्ड मौजूद थे, 2 बॉन्ड की कमी है। उस कमी को आपने किसकी सूरत में पूरा कर देना है, हाइड्रोजन की सूरत में पूरा कर देना है। फिर आप इस कार्बन की तरफ आएँ, इस कार्बन के आपको लेफ़्ट राइट 3 बॉन्ड नज़र आ रहे होंगे, 2 ये वाले और 1 ये वाला। कितने बॉन्ड हो गए, 3 बॉन्ड।
इसका मतलब अभी भी एक बॉन्ड की कमी है, उसको आप किसकी सूरत में पूरा कर दोगे, हाइड्रोजन की सूरत में पूरा कर दोगे। अब आते हैं इस कार्बन की तरफ। इस कार्बन में आपको कितने बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, इस कार्बन में आपको भी लेफ़्ट राइट 3 जो है ब्लू बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, मतलब कोवलेंट बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। इसका मतलब अभी भी एक बॉन्ड की कमी है, तो आप उसको हाइड्रोजन की सूरत में पूरा कर दोगे, एक हाइड्रोजन यहाँ लगा दोगे। अब इस कार्बन की तरफ देख लें आप, इस कार्बन में आपको कितने बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं ब्लू कोवलेंट बॉन्ड की सूरत में। ठीक है, 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, 2 बॉन्ड्स की कमी है, तो क्या काम करोगे, 2 हाइड्रोजन लगा दोगे। बात दरअसल ये है कि कार्बन के 4 बॉन्ड होने चाहिए, ठीक है, ना 4 से ज़्यादा ना 4 से कम। फिर इस कार्बन की तरफ ज़रा आप देखें, इस कार्बन की तरफ आपको 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब 2 बॉन्ड की कमी है, उसको आप 2 हाइड्रोजन की सूरत में पूरा कर दोगे। इस कार्बन की तरफ आएँ, इस कार्बन में आपको कितने बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, 1 ये और 2 ये, तो कितने बॉन्ड हो गए, 3। तो 3 बॉन्ड हमारे पास मौजूद हैं, 1 बॉन्ड की कमी है, आप उसको हाइड्रोजन की सूरत में पूरा कर दोगे। इस कार्बन में देखें आप, इस कार्बन में आपको लेफ़्ट राइट टोटल 4 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब बॉन्ड्स पूरे हैं, हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है, 4 बॉन्ड पूरे हैं। इस कार्बन के गिर्द आप देखें ज़रा, आपको 3 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं ब्लू में, ब्लू लाइंस में, ठीक है, इसका मतलब 1 बॉन्ड की कमी है, आप उसको हाइड्रोजन की सूरत में पूरा कर दोगे। फिर हम आते हैं नीचे की तरफ, देखें यहाँ पर क्या है, कार्बन के गिर्द आपको 1 बॉन्ड नज़र आ रहा है, इसका मतलब 3 बॉन्ड्स की कमी है, उसको आप 3 हाइड्रोजन की सूरत में पूरा कर दिया आपने। फिर आप इस कार्बन की तरफ देखें, इस कार्बन में भी आपको 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं, ठीक है, लेफ़्ट राइट, इसका मतलब 2 बॉन्ड्स की कमी है, उस 2 बॉन्ड की कमी को भी आप हाइड्रोजन की सूरत में पूरा कर दोगे। फिर आप आते हैं इस कार्बन की तरफ, इस कार्बन में देखें आप लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे आपने सब जगह देखा, आपको 2 बॉन्ड ऊपर और 2 बॉन्ड नीचे की तरफ नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब 4 बॉन्ड पूरे हैं, तो यहाँ पे हमें हाइड्रोजन, मज़ीद हाइड्रोजन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हाइड्रोजन गिर्द आपको 1 बॉन्ड नज़र आ रहा है, ऑक्सीजन गिर्द आपको 2 बॉन्ड नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से एक बात आपको क्लियरली याद रखनी है कि कार्बन के गिर्द, कार्बन के पास 4 बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, 4 कोवलेंट बॉन्ड मौजूद होते हैं, हाइड्रोजन के पास 1 बॉन्ड मौजूद होता है, ऑक्सीजन के पास 2 बॉन्ड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं लेक्चर के आखिरी पार्ट की तरफ। लेक्चर के आखिरी पार्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम किस किस मेथड के ज़रिए लिख सकते हैं, ठीक है। देखें हमारे पास क्या होता है, नाम लिखने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। एक ग्रीक मेथड होता है जो कि आपकी बुक में बहुत कम यूज़ हुआ है। इसके अलावा हमारे पास 2 मेथड और होते हैं, एक होता है कॉमन मेथड, एक होता है आयोपिक मेथड। कॉमन मेथड में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम किस तरह देते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम देना है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम उसकी हिस्ट्री की बुनियाद पर दिया जा सकता है या उसकी ओरिजिन की बुनियाद पर दिया जा सकता है, ठीक है, कि उसका मरकज़ क्या था, उसकी इब्तिदा क्या थी, या फिर जिस पर्सन ने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया उसी पर्सन के नाम पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख दिया जाता है, या फिर जिस मेथड से ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया गया उसी मेथड के नाम पर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रख दिया जाता है, ठीक है। तो जैसा कि मैं आपको बताता हूँ, हमारे पास जो है ये जो नेचुरल गैस होती है इसे हम मार्श गैस कहते हैं, मीथेन गैस को, ठीक है। क्यों मार्श गैस कहते हैं, असल में मीथेन गैस का कॉमन नेम मार्श गैस है, ठीक है। क्यों मार्श गैस कहते हैं, क्योंकि ये मार्शी जगह से हासिल होती है, ठीक है। और मार्शी जगह जो है ये एक लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है, मार्श का मतलब होता है दलदली जगह, ठीक है। तो इसी वजह से मीथेन को हम मार्श का कॉमन नेम जो है वो क्या है, मार्श गैस है। फिर हम आते हैं, देखें एसिटिक एसिड है, एसिटिक एसिड भी लातीनी ज़बान के लफ्ज़ एसिटम से निकला है, ठीक है। तो जिसको हम क्या कहते हैं, सिरका कहते हैं, मतलब ये किसी ज़बान का लफ्ज़ भी हो सकते हैं। तो कॉमन मेथड में ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम उसकी हिस्ट्री, उसके ओरिजिन की बुनियाद पर दिया जा सकता है। जिस इंसान ने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया उसके नाम पर उसका नाम रखा जा सकता है, या फिर जिस मेथड से हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड को तैयार किया उस मेथड की बुनियाद पर भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम रखा जा सकता है। फिर हम आते हैं आयोपिक मेथड की तरफ।
आयोपिक मेथड से पहले दो मेथड और भी यूज़ हो चुके थे। एक जिसको हम जानते हैं इंटरनेशनल केमिकल कांग्रेस, ठीक है। ये असल में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस थी जिन्होंने कुछ रूल्स बताए थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम किस तरह रखे जा सकते हैं, लेकिन ये इतनी कामयाब ना हो सकी। फिर हमारे पास इंटरनेशनल यूनियन ऑफ केमिस्ट आई, ठीक है, मगर ये भी फेल हो गई। लेकिन जो सबसे ज़्यादा कामयाब होने वाली जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो क्या थी, आयोपिक थी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसने कुछ रूल्स बताए कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम किस तरह लिख सकते हैं। ये एक ऐसी मेथड है जिसके ज़रिए हम तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो आयोपिक मेथड ही आज के दौर में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई नाम दे सकते हैं। आयोपिक किन वर्ड्स का एब्रीवेशन है? आई का मतलब इंटरनेशनल, यू का मतलब यूनियन, पी का मतलब प्योर, ए का मतलब अप्लाइड, सी का मतलब केमिस्ट, ठीक है। तो फॉर का इजाफा खुद से किया गया, एंड का इजाफा खुद से किया गया, तो ये क्या बन गया, इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट। तो ये मेथड सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मेथड है जिसके ज़रिए हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई नाम दे सकते हैं। अब अगले लेक्चर से मैं आपको बताऊंगा कि हम अल्केन को कैसे नाम दे सकते हैं, कॉमन मेथड के ज़रिए या फिर आयोपिक मेथड के ज़रिए। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा, जिसमें आपने क्या काम करना था, हाइड्रोकार्बन्स के नाम और उनके केमिकल फार्मूला याद करने थे, आपने अल्काइल रेडिकल्स को समझना था। और मैं आपको एक अल्काइल रेडिकल्स में एक बात समझाता चलूँ कि अल्काइल रेडिकल्स हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में सब्स्टिट्यूएंट के तौर पर इस्तेमाल होंगे, ठीक है, मतलब ब्रांचेस के तौर पे इस्तेमाल होंगे। तो हमें इनके नाम याद करना ज़रूरी है कि CH3 को क्या कहते हैं, मिथाइल कहते हैं, C2H5 को क्या कहते हैं, इथाइल कहते हैं, C3H7 को क्या कहते हैं, ब्यूटाइल कहते हैं। फिर मैंने आपको कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन और जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है और कार्बन की वैलेंसी को कैसे पूरा किया जाता है। फिर मैंने आपको ये बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम लिखने के कितने मेथड्स होते हैं, एक होता है कॉमन मेथड, एक होता है आयोपिक मेथड, ठीक है। आयोपिक मेथड आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसकी वजह से हम तकरीबन तमाम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को नाम दे सकते हैं। इसके अलावा एक तीसरा मेथड भी है जो कि कौन सा है, ग्रीक मेथड, जो कि बहुत कम इस्तेमाल होता है, आपकी बुक में भी उसका इस्तेमाल बहुत कम है। तो आई थिंक आज का लेक्चर आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया।